इलेक्ट्रिकल जय गुरु की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये सेट नंबर 15 होने वाला है। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 14 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सम्मिलित किए गए सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें 25 महत्वपूर्ण सम्मिलित किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है A three-phase induction motor would develop maximum torque at slip given by। एक थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, वो मैक्सिमम टॉर्क या अधिकतम टॉर्क कब डेवलप करेगी। हम जानते हैं अगर थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप करती है जब हमारा S बराबर X2/R2 बराबर होता है और दोनों के मान कैसे हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि स्लिप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब हमारी जो मोटर है वो मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी, यानी कि S बराबर X2/R2। इसमें कोई सा ऑप्शन ऐसा नहीं है बराबर 1 के हो जाए, यानी कि नन ऑफ दिस हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इन अ डीप बार रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हमारे पास मोटर कैसी है, डीप बार, जिसमें अंदर की ओर धसे हुए मैंने वाइंडिंग की है। लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन द लोअर पोर्शन ऑन द स्लॉट एज कम्पेयर टू दोज इन अपर पोर्शन। हमसे कह रहा है जो हमने हमारे पास रोटर है, जो उसमें वाइंडिंग की गई है, जो आंतरिक हिस्सा है उसका जो इंडक्टेंस है या रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस कैसा होगा बाहरी की अपेक्षा। तो अंदर वाले का हमेशा रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। कैसा होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि हाइयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द स्लिप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर अंडर ब्लॉक रोटर टेस्ट। जब हम ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात करेंगे उसमें क्या किया गया है, जो हमारा इंडक्शन मोटर का रोटर है उसको हमने क्या कर दिया, रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया बेल्ट की सहायता से हमने उसको रोक दिया है। जब इसको रोक दिया होगा उस स्थिति में स्लिप का मान कितना होगा। स्लिप का मान जब हमारा रोटर रुका हुआ है, जब हमारा रोटर रुका हुआ है तो उसमें कोई गति नहीं हो रही है। जब रोटर में कोई गति नहीं हो रही है, केवल केवल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी घूम रही है स्टेटर वाली, तो कितना होगा, स्लिप का मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि रोटर तो कोई गति नहीं कर रहा है ना, यानी कि बी नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। रोटर गति शून्य होगी, इसलिए मान 1 होगा। कैसे स्लिप शून्य होगा, 1 होगा। देखिए एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, यानी कि एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस। तो हमारा एन आर तो कुछ है ही नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरे का हमारा बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द नंबर ऑफ टर्न पर फेज इन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में प्रत्येक फेज में, प्रत्येक टर्न में कितने का टर्न होता है, तो कितना, 360/3। थ्री फेज 360/3, यानी कि 120 हमारा सही होगा, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा ए नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द ट्रांसफार्मर इफिशियंसी एट रिलेटिवली लाइट लॉसेस इज क्वाइट लो। जो ट्रांसफार्मर की हमारी दक्षता है हल्के लोडों पर कम क्यों होती है, दक्षता हमारी कम क्यों होती है। देखिए स्मॉल कॉपर लॉस, ये तो हमारी अच्छी बात है, स्मॉल कॉपर लॉस। स्मार्ट सेकेंडरी आउटपुट हमें कम मिल रहा है, तो ऐसा भी कुछ कारण नहीं बनता है। हाई फिक्स लॉस इन कंपैरिजन टू द आउटपुट, ये भी हमारा कारण नहीं बनता है। केवल पुअर पावर फैक्टर, क्या होगा, पुअर पावर फैक्टर, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट का मान हमारा 2 से 3% होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसमें लोअर पुअर फैक्टर, यानी कि पुअर फैक्टर, पावर फैक्टर कम रहता है हमारा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कैसी होती है, कम होती है। कब कम होती है, जब हमारे पास लाइट लोड मतलब हल्के लोड का इस्तेमाल किया जाता है, तब एफिशिएंसी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि पावर फैक्टर कम होता है, इसलिए कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस ऑफ सिंक्रोनस मशीन इज इक्वल टू। जो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, सिंक्रोनस मशीन का एक्सेस किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर होता है आर्मेचर के प्लस रोटर के, आर्मेचर प्लस रोटर के रिएक्टेंस के योग के बराबर होता है, यानी द सम ऑफ एक्स ए एंड एक्स ए आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमारा आर्मेचर रिएक्टेंस प्लस रोटर रिएक्टेंस के योग के बराबर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा बी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है, चलिए, द वेरियस पार्ट्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन विच आयरन लॉसेस अकर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन आर। हमसे बोला नॉर्मल ऑपरेशन के समय थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आयरन लॉस कहाँ कहाँ पर मिलती हैं।
तो जहाँ जहाँ पे आयरन वाले पार्ट होंगे वहाँ वहाँ पर हमको आयरन लॉस मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे आयरन वाले पार्ट होंगे वहाँ हमको आयरन लॉस मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ पर होते हैं, स्टेटर कोर में भी पार्ट होते हैं, स्टेटर टीथ में भी आयरन लॉस होते हैं, रोटर कोर में भी आयरन लॉस होते हैं, और रोटर टीथ में भी आयरन लॉस होते हैं। सभी जगह आयरन लॉस होते हैं। रोटर और रोटर टीथ में कम होते हैं लेकिन होते तो हैं। सातवें का ए नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। इस नियम से कहा गया है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लिप द टार्क स्पीडेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज। स्मॉल वैल्यू स्लिप के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क स्ट्रिप स्लिप कैरेक्टरिस्टिक हमारी कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके की बनती है, ये आपने देखा होगा। तो बोला इस रीजन में जब हमारी स्लिप कम है तो कैसा मिलती है हमको, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। टॉर्क स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक हमको कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं तो इस वाले रीजन में स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम बढ़ते हैं तो हाइपरबोला, फिर नहीं जाता, फिर हमको अंत में जाके से मिल जाती है, जीरो पे जाके मिल जाती है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। स्लो स्लिप रीजन में हमारी जो स्लिप होती है उसका मान कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन के बराबर दिखता है हमको। यानी कि 8वें का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा। इसमें कहा गया द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज हार्मोनिक्स ऑन द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वोल्टेज हार्मोनिक्स जो हमारा है वो क्या करता है, मतलब क्या हमारा लॉसेस है। अगर हार्मोनिक्स हमारा हो रहा है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में वोल्टेज हार्मोनिक्स, तो हमारे क्या क्या हानि है उससे। इंक्रीज डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस बिल्कुल बढ़ाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉस 2 π f CV² के बराबर होता है। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो डाई इलेक्ट्रिक लॉस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉस बढ़ रहा है तो इंसुलेशन कम होगा, ये भी बिल्कुल सही है। डिक्रीज इफिशियंसी, जिससे हमारी दक्षता घट जाएगी। तो हमारा कैसे होगा, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी हमारी हानियाँ हैं हार्मोनिक्स के कारण। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 9 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल होनी चाहिए। मॉइस्चर रेजिस्टेंस बिल्कुल, कि वो नमी को अवशोषित ना करे, ऐसा भी उसके अंदर गुण होना चाहिए। और हीट रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस द्वारा गर्म भी ना होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। यानी कि हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। मतलब रेजिस्टेंस के द्वारा गर्म ना हो, हीट का प्रतिरोध करता हो, मतलब विरोध करता हो हीट के, तुम्हारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसके अंदर ये सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे अंदर ये रहा। इसमें हमसे पूछा गया है ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर यूज्ड इन। जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, वो हमारा क्या काम करता है। इम्प्रूविंग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन, इंसुलेशन की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। डिसिपिएटिंग द हीट, और हीट को जो है डिसिपिएट मतलब कि निष्कासित करने का काम भी करता है। हाँ, जो है ट्रांसफार्मर आयल है दोनों काम करता है। हम इसका यूज़ कूलिंग एज वेल एज इंसुलेटिंग दोनों तरह से करते हैं। यानी कि सी का हमारा को 11 का हमारा सी नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए अभी हमारा बिल्कुल सही होंगे, यानी कि सी नंबर सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये रहा। इस नियम से कहा गया है फॉर कन्वर्टिंग थ्री फेज बैलेंस सिस्टम इनटू टू फेज सिस्टम। हमें थ्री फेज सिस्टम से किस में जाना है, टू फेज सिस्टम में जाना है। तो हमें कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा काम टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के द्वारा चल सकता है। यानी कि 12वें का हमारा सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द कंडक्टिंग मटेरियल नेम्ड यूरेका इज एन अलॉय ऑफ। जो हमारा यूरेका है वो किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है। अगर हम बात करें यूरेका जो है हमारा कॉपर और निकल का मिश्रण होता है। कॉपर और निकल का मिश्रण होता है। कॉपर कितना परसेंट होता है, 60% होता है। और निकल कितना होता है, 40% होता है। तो यूरेका हमारा जो कॉपर और निकल का मिश्रण होता है, और कॉपर कितना 60% और निकल कितना 40%। यानी कि 13वें का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है एन अलॉय ऑफ 60% कॉपर एंड 40% जिंक। हमारे पास अलाव है 60% कॉपर है और 40% जिंक है। तो ये क्या कहलाएगा, 60% कॉपर प्लस 40% जिंक हमारा क्या कहलाता है, ब्रास कहलाता है। ब्रास कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेसिंग मटेरियल शुड बी। जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है मतलब रेजिस्टेंस उसका कैसा होना चाहिए, हाई तो होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है आपकी। जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस हाई तो होना चाहिए, लेकिन कितना हाई होना चाहिए,
एज हाई एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा होना चाहिए। हाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जितना संभव हो सके हम उसको उतना ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे। एज हाई एज पॉसिबल, यानी कि 15वें का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्रीज, जब हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। देखिए, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, घटेगी। यानी कि हमारा 16वें का बी नंबर बिल्कुल सही होगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो कैसा होता है, अल्फा, निगेटिव होता है रेजिस्टेंस के लिए, इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। 16वें का हमारा बी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहेगा। इसमें हमसे कहा गया है कि वर्नेसेस प्रोटेक्ट द इंसुलेटिंग मटेरियल अगेंस्ट, जो वर्नेस की जाती है, जो हमारे वायर होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है इंसुलेटिंग मटेरियल की, वो हमारी किस किन चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो जो हमारी वर्नेस होती है वो हमारी मॉइस्चर से सुरक्षा प्रदान करती है, झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है, डस्ट एंड ऑयल से भी करती है। मॉइस्चर, ऑयल्स एंड डर्ट किससे किससे करती है, देखिए हमारी मॉइस्चर से भी करती है, ऑयल से भी करती है, और डस्ट से भी करती है, धूल से भी करती है, तेल से भी करती है, और नमी से भी करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 17वें का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, तीनों चीज़ें हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा 17वें का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल, क्लास बी इंसुलेटिंग मटेरियल की लिमिट कितनी होती है। तो देखिए कितनी होती है, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा वाई आता है, फिर ए आता है, फिर वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। तो वाई की हमारी 90 होती है, ए की 105, इसकी 120, और इसकी कितनी होती है, बी की 130 होती है, 130, यानी कि इसकी 140, 45, 55 ऐसे जाती है। ठीक है, बी की हमारी कितनी होगी, 130 होगी। वाई की 90 से शुरू होती है, 90, 105, 120 ऐसे बढ़ती है। हमारी बी वाली कितनी आएगी, 130 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। 18वें का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इम्प्रीगनेशन ऑफ बेसिक इंसुलेटिंग मटेरियल इम्प्रूव्स, इम्प्रीगनेशन जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का, वो हमारे क्या चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है। इम्प्रीगनेशन कुछ नहीं है, संसेचित, मतलब उसमें जो है किसी चीज़ की लेमिनेटिंग करना या तेल वगैरह में डुबोना, ये हमारा किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी सुधारता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी सुधारता है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी सुधारता है, तीनों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि 19वें का हमारा डी नंबर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19वें का हमारा डी नंबर सही होगा। ये हमारा प्रत्येक चीज़ को सुरक्षा प्रदान करता है, संश्लेषित करना किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को। चलिए 19 का हमारा डी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटिंग वर्नेसेस, इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटिंग वर्नेसेस यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वर्कर्स मस्ट बी, कितनी होनी चाहिए जो हम चढ़ा रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो मान लीजिए हमारे पास वायर है, इसके ऊपर हम वर्निश कर रहे हैं, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल की परत चढ़ा रहे हैं, तो ये कितनी ओम तक की होनी चाहिए। तो हम कोशिश करें जितने ज़्यादा ज़्यादा हो सके उतने ओम की हो, यानी कि 1200 मेगा ओम होगा, 1200 मेगा ओम होगा, अधिकतम हो सकेगा। हम कोशिश करेंगे जितना अधिकतम हो सके उतना ज़्यादा रहे, 1200 मेगा ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 20वें का हमारा डी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये रहा है। इसमें हमसे कहा गया है परमिएबिलिटी एंड हिस्टेरेसिस, permeability and hysteresis loss of alloys steel are respectively given by, जो हमारे पास स्टील होता है, स्टील है, उसकी परमेबिलिटी और हिस्टेरेसिस लॉस कैसे दिए जाते हैं। देखिए हम लोग स्टील का यूज़ हर जगह करते हैं, मैकेनिकल में या सॉफ्ट बनाने में, ऐसा इसलिए करते हैं रोटर बनाने में क्योंकि इसकी परमेबिलिटी होती है वो हाई होती है, और जो हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं कैसे कम होते हैं। यानी कि परमेबिलिटी इसकी वेरी हाई होती है और हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होते हैं, वेरी लो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा डी नंबर सही होगा। इसीलिए हम इसका उपयोग ज़्यादातर मशीनों में करते हैं, सिलिकॉन, स्टील, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हाई होती है और हिस्टेरेसिस लॉस कैसा होता है, कम होता है। परमेबिलिटी हमारी क्या होती है, जो चुंबकीय फ्लक्स को बहाने में सहायता प्रदान करती है, परमेबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 21वें का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कम्पेयर टू कॉपर इज अबाउट,
जो हमारी रेसिस्टिविटी है किसकी, एल्यूमिनियम की, वो कॉपर की तुलना में कैसी होती है या कितने गुना ज़्यादा होती है। देखिए जो हमारा कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर की होती है 60% अधिक, तो इसकी रेजिस्टिविटी 60% कम हो जाएगी। यानी कि अगर हमारी किसकी 100% कॉपर की है रेजिस्टिविटी, तो इसकी एल्यूमिनियम कितनी है 160% हो जाएगी, 160% हो जाएगी। 160% का है या 1.6 टाइम्स का है, 1.6 टाइम। ऑप्शन नंबर 22 में हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर कंडक्टर एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम इज अबाउट। स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉपर कंडक्टर की कितनी होती है एल्यूमिनियम की तुलना में। तो देखिए 8.9 ग्राम पर सीसी हमारी कॉपर की होती है और 2.34 के लमसम हमारी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की होती है। तो कॉपर की जो है एल्यूमिनियम की तुलना में कितनी है, 3 गुनी आएगी, लगभग 3 गुनी आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कॉपर की ज़्यादा होगी एल्यूमिनियम की कम होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वेट से मतलब है किसका वेट पर यूनिट ज़्यादा होगा, तो हमारा कॉपर का वेट ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम हल्का होता है। तो हमारा 3 गुना होगी कॉपर की एल्यूमिनियम की तुलना में। कॉपर की होती है 8.99 ग्राम पर सीसी और इसकी होती है एल्यूमिनियम की 2.3 ग्राम पर सीसी। ऑप्शन नंबर 23 में हमारा बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया मैग्नीन वायर इज कॉमनली यूज्ड फॉर। मैग्नीन वायर का इस्तेमाल सामान्यतः किस लिए किया जाता है। तो जो हमारा मैग्नीन वायर होता है उसका जो आप जानते हैं कि जो हमारा मैग्नीन होता है, मैग्नीन होता है हमारा, इसका जो है प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि अल्फा जो होता है बहुत कम वेरी करता है, बहुत कम वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। तो इसका उपयोग हम लोग इंस्ट्रूमेंट संट बनाने में करते हैं, किसके, इंस्ट्रूमेंट संट बनाने में किया जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर के साथ में बहुत कम वेरी करता है। यानी कि 24 में का हमारा सी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये रहा, इसमें हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टिंग मटेरियल ओम सेंटीमीटर ऑर्डर ऑफ। जो हमारी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिव होती है कंडक्टर मटेरियल की कितनी होती है, रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻6 की रेंज में होती है, 10⁻⁻6 की रेंज में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कितना, 10⁻⁻6 की रेंज में होती है रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻8 की रेंज में होती है, लेकिन रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, 10⁻6 ओम के लगभग आएगी, ओम पर सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, यानी कि 25 में का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। इस तरह हमने आज के 25 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। आगे इस तरह के पर डे आपको 25 क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा। जैसे आप जीके जीएस करंट अफेयर्स डेली पढ़ते हैं वैसे इस सेट को डेली देने की आप हैबिट बनाइए, आपको निश्चय ही फ़ायदा मिलेगा। अगर हम 25-25 क्वेश्चन रोज़ पढ़ेंगे तो हमारे एक महीने में 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5-6 महीने आप अदर लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे एग्जाम में जो आपको मदद करेंगे पेपर में। चलिए, धन्यवाद।